प्रोविजन। चलिए तो फटाफट से बगैर समय गवाए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करें तो हम सबको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जब तक बात की जाए तो इसमें 3 चीजों को हमने इंक्लूड किया है। सबसे पहले नंबर पे हमारा प्रमोजरी नोट आ गया, दूसरे नंबर पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया और तीसरे नंबर पर हमारे पास में है चेक, यानी सेक्शन 4, 5, 6। 3 चीजों पर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। प्रमोजरी नोट, दूसरे नंबर पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरे नंबर पे चेक, यानी कि सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6। अब ये भी हमको पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे ये जो तीनों ही हैं ये आइदर बनेंगे या तो ऑर्डर पर और या फिर बनेंगे बेयरर पर। इन दोनों की मीनिंग्स भी आगे हम पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक आपको पता है जब किसी स्पेसिफिक नाम को आपने लिख दिया है कि इस पर्सन को पे करना है तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और अगर हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा है, जो होल्डर है इज एलिजिबल टू गेट द पेमेंट, तो उसको हम लोग बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। आप लोगों को ध्यान में है। चलिए प्रमोजरी नोट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन्ड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। प्रमोजरी नोट हमारा कभी भी बेयरर वाला नहीं बनता है। बराबर से प्रमोजरी नोट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसी न किसी पर्सन का नेम। बराबर, तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट हम लोग ये नहीं बनाते हैं। बहुत सिंपल है, जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट तुमको पे कर दूंगा, तो इट इज कॉल्ड सिंपली प्रमोजरी नोट। एक तरह से प्रॉमिस से बना है हमारा प्रमोजरी नोट। चलिए क्वालिटीज के ऊपर बात करें तो हमेशा रिटर्न के अंदर होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का। अगर आपने सिर्फ एक्नॉलेज करके दे दिया कि यस मैंने तुमसे पैसा उधार पे लिया है, हाँ, आई हैव रिसीव्ड लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम यू, तो ये कहना प्रमोजरी नोट में नहीं आएगा जब तक रीपे करने का उस लैंग्वेज से, प्रॉमिस वर्ड हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम रीपे करने का इंटेंशन उसमें अपने को दिखना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर डेफिनेट और सर्टेन प्रॉमिस होना चाहिए, साइन बाय द मेकर होना चाहिए, अमाउंट उसमें सर्टेन होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 और 12,000 ऐसा नहीं चलेगा, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 एंड OnePlus मोबाइल, ऐसा नहीं चलेगा भाई। सिर्फ मनी और मनी में ही होते हैं ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, अपने को ध्यान में रखना है। नेम ऑफ पे मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द प्रमोजरी नोट, जो भी पे का नेम है इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा और प्रमोजरी नोट पे भी स्टैंपिंग होनी जरूरी है। बराबर, बहुत सिंपल हो गया। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज है प्रमोजरी नोट की। पार्टीज की बात करें तो 2 पार्टीज इसके अंदर होती है बच्चे लोगों। एक पार्टी हमारी कौन हो गई? मेकर, इसको बनाने वाली जो पार्टी वो मेकर हो गई, और दूसरी पार्टी जो पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल पार्टी हो जाएगी, जिसको पैसा मिलेगा वो पे कहलाएगी। तो 2 ही पार्टीज यहां पे होती है, अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रमोजरी नोट में बहुत सिंपल, एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुमको या तुम्हारे ऑर्डर से एक स्पेसिफिक सम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या जब भी तुम बोलोगे तब तुमको पे कर दूंगा, या तुम्हारे ऑर्डर से किसी को पे कर दूंगा। सिंपल, इट इज कॉल्ड प्रमोजरी नोट, खत्म। बराबर। चलिए सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं बच्चे लोगों, फटाफट से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, सर ये बार बार क्या आ रहा है? अनकंडीशनल ऑर्डर, ऊपर भी आया था अनकंडीशनल प्रॉमिस। हम अपने ऑर्डर या ये प्रॉमिस के साथ में किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, किसी अनसर्टेन इवेंट को नहीं ऐड कर सकते बच्चे लोगों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर होगा इसके अंदर भी, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू अ सर्टेन पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे करो या उसके ऑर्डर से किसी और को पे करो, या यहां पे बेयरर को भी पे हो सकता है, जो भी होल्डर होगा जो इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा उसको भी पैसा मिल सकता है। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो बहुत सिंपल हो गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर करता है, आई ऑर्डर टू पे, आई ऑर्डर टू यू टू पे ₹10,000 टू मी, मुझे पे कर देना। बराबर, टू अ सर्टेन पर्सन, यानी मुझे पे करना। ठीक है, कितना? सर्टेन सम ऑफ मनी, मैंने बोल ही दिया 10,000 पे करना है, और किसको पे करना है? टू बी, मुझे पे करना। या अकॉर्डिंग माय ऑर्डर, तो मैं कह सकता हूं पे टू रमेश, रमेश को पे कर देना। या मैं लिख के दे सकता हूं बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट बाद में तुम्हारे पास में लेकर के आए उसको पे कर देना। इट इज अ मैटर ऑफ सिंपली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 5। बराबर। अच्छा, ये भी हमेशा रिटर्न के अंदर होगा, सेम है, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए। और यहां पे जो ऑर्डर होगा, जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था, अनकंडीशनल होगा। ड्रॉवर, जैसे मैं अगर ऑर्डर कर रहा हूं तो मैं ड्रॉवर हो गया, मेरे साइन उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है भाई, ड्रॉवर का साइन उस पर होना चाहिए। फिर इसमें जो अमाउंट लिखा जाएगा प्रमोजरी नोट की तरह बिल्कुल वो भी सर्टेन होना चाहिए, मनी में ही पे करने का प्रॉमिस होना चाहिए। ड्रॉवर ड्रॉ योर पे हमेशा इसमें सर्टेन होने चाहिए और इस पे भी स्टैम्प लगेगा। बराबर। अब पार्टीज की बात करें बच्चे लोगों, तो इसमें 3 पार्टीज होती है, जिसने बिल को लिखा, जिसने ऑर्डर किया,
वो पर्सन हमेशा कहलाएगा यहाँ पे ड्रॉवर। बराबर। नॉर्मली यहां जो अपना पर्सन ड्रॉवर है वो किस पोजीशन पे होता है बच्चों, अपन ने कहा था कि जैसे जनरली ये बिजनेस के अंदर सेलर और बायर के बीच में लिखा जाता है ना, तो सेलर जो है वो इसको बायर पे लिखता है कि भाई इतना टाइम के बाद तो मुझे पैसा पे करोगे, क्योंकि पैसा उधार पे मांग रहा है, तो ये ड्रॉवर है। और जिस बंदे पे इसने बिल को लिखा है, जो बायर है गुड्स का, जिससे पेमेंट लेना है अपने को, वो पर्सन यहां पे कहलाता है ड्रॉई। और जैसे ये बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्टर बन जाएगा, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल को पे करने की हमेशा ड्रॉई की होती है। बराबर। क्योंकि अगर आगे बिल को एंडोर्स कर दिया तो आप लोग जानते हो सबसे पहले, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ए अपना ड्रॉई है, ये 3 लोगों के पास बिल है बच्चे लोगों, ये ड्रॉवर ने एक बिल को लिखा, ड्रॉई को दिया, ड्रॉई ने उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस बी को दे दिया, और बी ने अपने क्रेडिटर सी को आगे एंडोर्स कर दिया। तो आप सब जानते हो कि ड्यू डेट पर सी ये पैसा सबसे पहले ए से मांगेगा, यानी ड्रॉई से। तो ड्रॉई का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैसा होता है, प्राइमरी होता है और अनकंडीशनल, भी उसको पे करना ही है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर ड्रॉई ने पे नहीं किया तो फिर सी ये पैसा किससे डिमांड करेगा, बी से करेगा। इसीलिए ड्रॉवर का लायबिलिटी हमने यहां पे लिख दिया कि सेकेंडरी और कंडीशनल। कंडीशनल क्यों लिखा, कंडीशन क्या है, इफ ड्रॉई फेल्स टू पे, अगर ड्रॉई पे नहीं कर पाता है तो ड्रॉवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए वहां हमने लिख दिया सेकेंडरी एंड कंडीशनल, जबकि ड्रॉई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, अपने को ध्यान में रखना है। एंड द पर्सन टू हुम मनी इज टू बी पेड, द पर्सन जिसको इस बिल में पैसा मिलने वाला है वो ड्रॉवर खुद भी हो सकता है, या आगे जैसे मेरे एग्जांपल में सी वो बंदा हो गया जिसको आगे बिल अपन ने एंड्रोस किया, तो वो बंदा कहलाएगा पेई। ये अपने को ध्यान में रखना है, या एंड्रोजर और एंड्रोजी भी इनके नाम हो जाएंगे। बी यहाँ पे एंड्रोजर की तरह भी हो जाएगा और सी यहाँ पे एंड्रोजी हो जाएगा। अब सी ने अगर ये बिल डी को ट्रांसफर कर दिया तो सी एंड्रोजर और डी एंड्रोजी या पे, कुछ भी आप बोले, तो इसमें हमेशा 3 पार्टीज रहेंगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। बराबर। क्योंकि इस बिल को एक्सेप्ट करवाने की जरूरत है, प्रमोजरी नोट में पे करने वाला खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू पे, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। बराबर। वहां तो खुद ही बंदा पे कर रहा है, खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, यहां पे आपको उसको ऑर्डर देकर उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। सो यहां पे एक और पार्टी अपनी ड्रॉई के नाम से ऐड होगी, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए चेक पर बात कर लेते हैं बच्चे लोगों। चेक भी एक तरह का बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, बस फर्क ये है कि चेक में एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। ड्रॉई बैंक हमेशा बैंक में पैसा होगा तो पे करेगी, और दूसरा चेक पर स्टैंप नहीं होता। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक बैंकर पर लिखा जाएगा, और एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इसमें बाकी इंस्ट्रूमेंट की तरह टाइम नहीं होता कि आफ्टर 3 मंथ्स पे करना, आफ्टर 6 मंथ्स पे करना। ये तो इवन इसका तो एक्सपायरी पीरियड है, आप लोग जानते हो चेक का एक्सपायरी पीरियड नाउ टाइम कितना चल रहा है अपना, 3 मंथ्स का, है ना। तो 3 महीने में सामने वाले ने जब भी बिल को प्रेजेंट किया बैंक में पैसा मिल जाएगा। बराबर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, स्पेसिफाइड बैंकर पे लिखा जाता है, और ये डिमांड पर ही होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज वाला चेक और ट्रंकेटेड चेक भी नाउ टाइम इंक्लूड है। बराबर। सर ये क्या होता है, बता रहा हूं अभी बच्चे लोगों, इसमें जिस पर्सन ने चेक को लिखा वो कहलाता है ड्रॉवर। बराबर। बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। सपोज करिए यहां पर अगर मैं आपसे बात कर लूं चेक की, और मैं ये कह दूं कि भाई ये वाला जो हमारा चेक है वो चेक है एसबीआई का। बराबर। और अकाउंट होल्डर मैं हूं, यहां पे मेरे साइन है, तो बट ऑब्वियस मैं यहां पे कहलाऊंगा ड्रॉवर। बैंक, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, जिसमें से मैंने चेक दिया है, वो हमेशा ड्रॉई हमेशा बैंक रहेगी। और जिस बंदे का नाम यहां मैंने लिखा है कि भाई ये पे टू, पैसा किसको पे होना चाहिए, वो पर्सन मैं खुद भी हो सकता हूं। अगर मैं सेल्फ का चेक निकाल रहा हूं, आप लोग जानते हो, या जिस भी बंदे का नाम यहां लिखा जाएगा वो बंदा कहलाएगा पे ही, अपने को ध्यान में रखना है। इस बार प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ड्रॉवर की है। जैसे मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई वहां से पेमेंट तो कर रही है, लेकिन मेरे ही अकाउंट से मेरा ही पैसा पे हो रहा है। कल को अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं हुआ और बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, तो केस बैंक पर नहीं होगा, वो मुझ पे ही होगा। इसीलिए लॉ ने लिखा है कि ड्रॉवर का लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी और अनकंडीशनल होता है। ये आपको ध्यान में यहां पे रखना चाहिए। बराबर। जिस बैंक पर आपने लिखा, हमेशा याद रखिएगा, यहां पे बैंक ही हमेशा ड्रॉई की जगह पे होगा, हमेशा अपने को याद रखना है। एंड पर्सन टू हुम मनी इज टू बी पेड इज नेम्ड इन द चेक कॉल्ड एज पेई। बराबर। बहुत क्लियर है, क्लियर, सारी बातें हो गई। यहाँ पे भी 3 पार्टीज। अच्छा लोगों, वहां पे आया था ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, देख लो फटाफट से। चेक का जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं, जब भी चेक क्लियरिंग के लिए जाएगा, तो आजकल फिजिकल पे जाने की जगह पे उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज चला जाता है,
बराबर से, जैसे आजकल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। तो वो जो उसका क्लियरिंग सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाता है उसको हम लोग ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। बहुत सिंपल है, क्लियरिंग सिस्टम में ही काम आता है। सर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है? नाउ टाइम आजकल फिजिकल चेक की जगह इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होने लग गए, जिस पर डिजिटल साइन सिस्टम यूज हो जाता है और आप पेमेंट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। बराबर, खत्म। सेक्शन नंबर 4, 5, 6 इधर खत्म हो गए बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास में फटाफट से क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, खट्टाखट धड़ाधड़ मेरे साथ तैयारी करते जाओ। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में आया बच्चों को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन पर लिखा जाएगा। बिल्कुल, अगर मैंने लिख दिया आई ऑर्डर टू पे ₹10,000 टू दीपेश, तो मैंने नाम लिख दिया उसका, वो पर्सन का नाम स्पेसिफाई हो गया तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। और इसको आप ट्रांसफर कैसे करोगे? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। सर ये क्या होता है बच्चे लोगों? एंडोर्समेंट का मतलब जिस भी पर्सन का नाम मैंने लिख दिया, अब वो अगर आगे इसको ट्रांसफर करना चाहे तो अपने सिग्नेचर से करेगा, है ना। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई ये अमाउंट जो है वो आप पे करिए दीपेश को, मैंने नाम लिख दिया, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब दीपेश चाहता है कि इसका पेमेंट अगर आगे राजेश को हो जाए तो उसको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, यानी पे टू राजेश लिख करके दीपेश को यहां पे अपने सिग्नेचर डालने पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, और उसको देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पे एक्सप्रेसली लिख दिया जाए कि भाई बियरर को पे कर देना, कोई स्पेसिफाई पर्सन का नाम नहीं लिखा, जो भी ये इंस्ट्रूमेंट लेकर के आता है उसको पेमेंट कर देना, दिस इज कॉल्ड सिंपली बियरर इंस्ट्रूमेंट। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑर्डर एंड बियरर, ठीक है। अच्छा, बाई चांस अगर किसी जगह पे ऑर्डर या बेरर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, मिसिंग है, तो हम उसको हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह ही मान करके चलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, जैसे अपना चेक होता है ना, वैसे जब भी सामने वाला डिमांड करेगा अपने को पे करना है, दिस इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पे एक मैच्योरिटी डेट हम कैलकुलेट करते हैं। अब वो कैसा हो सकता है? कोई स्पेसिफिक डे हो सकता है कि भाई हम आपको पे करेंगे, मान लीजिए जैसे इस वक्त के अंदर अगर अप्रैल चल रहा है तो हमने मई का कोई डेट दे दिया, तो स्पेसिफिक डे हो सकता है। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि भाई आज हमने ऑर्डर दिया, आज से 30 दिन बाद आपको पे करना है, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 3 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, हाँ सपोज करो फर्स्ट को मैंने एक बिल को लिखा और मैंने ये बोला कि भाई बिल को एक को लिख दिया, अब आफ्टर साइट का मतलब दिखाने के बाद, तो 5 तारीख को आपने इसको दिखाया 5th ऑफ मई को, तो यहां से कैलकुलेशन अपना 2-3 महीने का चालू होगा, अपने को ध्यान में रखना है। या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा कोई इवेंट जो सर्टेन टू हैपन है, अपने याद है किया हुआ है, डेथ वाला इवेंट है अगर तो सर्टेन टू हैपन है, उस पर्सन का डेथ हो गया तो उसके 1 महीना बाद मैं आपको पे कर दूंगा, वहां से अपने को 1 महीना कैलकुलेट करना रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो जहां कोई टाइम नहीं दे रखा है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और जिधर पे टाइम दे रखा है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलो मैच्योरिटी रूल्स बच्चे लोगों सबको आते हैं, बहुत अच्छी तरह से अकाउंट्स में तुम लोग पढ़ के आए हो। 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं अपन लोग, बराबर, ग्रेस पीरियड 3 दिन का दिया जाएगा। और जो थर्ड डे होगा, हाँ सपोज करो कि एक बिल हमने लिखा 15 जनवरी को 1 मंथ के लिए, तो 15 से 15 बराबर 15 फैब एंड 16, 17 और 18 फैब जो होगा, तीसरा दिन जो ग्रेस पीरियड का है वो मैच्योरिटी डेट माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। और उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया, छुट्टी आ गया, तो 1 दिन पहले का दिन लेना है। और अगर कोई इमरजेंसी आ गया, अचानक से छुट्टी आ गया, तो 1 दिन बाद का जो दिन है वो माना जाएगा मैच्योरिटी वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला 15 जनवरी है, 1 महीने का बिल है, तो हमको नेक्स्ट के अंदर वही डेट ढूंढना है, 15 जैन से 15 फैब कॉरेस्पॉन्डिंग डे। लेकिन अगर कोई बिल लिखा बच्चे लोगों 30 जैन को 1 मंथ के लिए, तो 30 फैब तो होना नहीं है, तो उस मंथ का जो लास्ट डे होगा 28 ऑफ फैब, वो हम ले लेंगे एज कॉरेस्पॉन्डिंग डे, और यहां से 3 डेज का कैलकुलेशन करेंगे, 3rd ऑफ मार्च हमारा डेट हो जाएगा। अच्छा, मंथ्स में आए और डेज में आए, जैसे 15 जनवरी से मैंने बोला था 1 महीना, तो आपने 15 फैब ले लिया, बराबर। लेकिन अगर यही 15 जैन से 30 डेज होता बच्चों, तो ये 14 फैब को हमारा टाइम पूरा होता, प्लस 15, 16 और 17 फैब हमारा मैच्योरिटी डेट होता है, ये अपने को ध्यान में रखना था। तो सिंपल कैलकुलेशंस है। और इस बार के मेरे ख्याल से आरटीपी के अंदर भी ऐसा कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियो मैंने डाला हुआ है, और आरटीपी का जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। एमटीपी भी एक हम लोग कर चुके हैं, बराबर। चलिए, हाँ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बच्चों बहुत सिंपल है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर उसको ड्रॉ, इस पे भी क्वेश्चन था इस बार, इट इज ड्रॉ और मेड इन इंडिया, बराबर, एंड पेबल इन इंडिया, साथ में इंडिया में पेबल होना चाहिए, या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। मतलब बच्चों फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एंड से पहले वाली तो कंपलसरी, ये पहली रिक्वायरमेंट, कि ऐसा बिल जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में बिल ड्रॉ किया मुंबई के अंदर, तुम्हारी पहली कंडीशन पूरी।
अब पेबल भी वो मान लीजिए चेन्नई के अंदर है, दूसरी कंडीशन भी पूरी, लेकिन पर्सन जो है वो यूएसए रहता है, भले ही रहता होगा। फर्स्ट कंडीशन के साथ इन दो कंडीशन, बच्चे लोगों यहां दो कंडीशन है, इट इज पेबल इन इंडिया या ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इन दो में से कोई भी एक कंडीशन पूरी चाहिए, बिकॉज यहां पे और लगा हुआ है, और फर्स्ट वाली कंडीशन कंपल्सरी चाहिए, तो बिल होगा इनलैंड बिल, और जो बिल इनलैंड वाला नहीं है वो फॉरेन बिल होगा। सपोज करो एक लिखा हुआ है कि एक बिल को ड्रॉ किया है लंदन में, ठीक है, लंदन में उस बिल को ड्रॉ किया गया, बराबर, लेकिन पेबल जो है वो दिल्ली के अंदर है और पर्सन भी दिल्ली गई है, लेकिन फिर भी ये बिल फॉरेन बिल होगा बच्चे लोगों, क्योंकि पहली कंडीशन ही ड्रॉ मेड इन इंडिया की जगह पे वो लंदन के अंदर है, यूके के अंदर है, इस वजह से ये बिल इंग्लैंड नहीं होगा, फॉरेन बिल होगा, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है इनकम्प्लीट बिल वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज आइदर होली ब्लैंक और पार्टली ब्लैंक, sign and stamp and deliver to another person who gets a prima facie authority to make or complete the negotiable instrument। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक बिल दिया, अपना साइन करके उसको खाली बिल दे दिया, पार्टली ब्लैंक दे दिया, और उसको बोल दिया तुम इसको भर दो, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चे लोगों सामने वाला कितना अमाउंट भर सकता है, जितना उसको ऑथोराइज किया था, ही कैन रिकवर ओनली सच अमाउंट एज ही वाज ऑथोराइज्ड टू फिल। लेकिन आप लोग सब जानते हो, अगर ये बिल एचडीसी के हाथ में आ गया, मीनिंग एचडीसी का हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आप लोग सब जानते हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास में सुप्रीम पावर यहां पे उदय, अगर ये बिल उसके हाथ में चला गया तो वो जितना अमाउंट के लिए होल्डर ऑथोराइज था उससे ज्यादा, जितना भी स्टैम्प की वैल्यू तक का अमाउंट है उतना रिकवर कर सकता है। हमारा एक पुराना एग्जाम्पल था बच्चे लोगों, आपको एग्जाम्पल भी साथ में समझा देता हूं। आपके और मेरे बीच में 5,000 का लोन ड्यू है, बराबर, और मैंने एक सिंपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप लगाया और एज ड्रॉई मैंने अपना साइन करके आपको बिल दे दिया है, और आपको मैंने ऑथोराइज कर दिया कि आप इसमें 5,000 भर लेना। अब स्टैम्प की वैल्यू के हिसाब से आप इसमें 10,000 रुपया तक भर सकते थे, और आपने एक्चुअल में 10,000 इसमें फिल कर दिया, क्योंकि पूरा बिल खाली पड़ा है, मेरे साइन है। अब ऐसे में अगर आप मेरे अगेंस्ट में आपको 10,000 नहीं दूं और आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट पे केस करते हैं, और मैंने प्रूव कर दिया कि आपके और मेरे बीच का रियल ट्रांजैक्शन 5,000 ही था, तो यू कैन रिकवर ओनली 5,000 फ्रॉम मी। भले ही बिल 10 का है, लेकिन आप 5,000 से ज्यादा मुझसे रिकवर कर ही नहीं पाओगे, बराबर। लेकिन किंतु परंतु अगर आपने 10,000 लिख करके इस बिल को आगे अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया है, उसको दे दिया है, और उसने बेचारे ने गुड फेथ में एसडीसी बन के बिल को ले लिया, तो मुझे उस बंदे को पूरा 10,000 रुपया देना पड़ेगा। हालांकि मैं एक्स्ट्रा फाई आपसे रिकवर कर लूंगा, लेकिन उसको एचडीसी को मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसको मुझे पूरा 10,000 रुपया देना पड़ेगा। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, देना ही पड़ेगा, बराबर। लेकिन अब ध्यान से सुनो, बाई चांस मैंने कहा स्टैम्प की वैल्यू 10,000 तक थी और आपने यहां 1 लाख रुपया लिख दिया, तो ये बिल एब्सोल्युटली निल एंड वॉइड हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि सर 1 लाख लिख दिया तो भी 10,000 रुपया तक तो आप रिकवर कर सकते हो ना, जी नहीं। स्टैम्प की वैल्यू से अमाउंट ऊपर जाते ही ये बिल हो जाएगा एकदम जीरो, निल एंड वॉइड, क्योंकि उसका वैल्यू ही खत्म हो गया, और यहां फिर एचडीसी के पास भी कोई पावर नहीं है। तो एचडीसी रिकवर करेगा होल अमाउंट जो वहां लिखा हुआ है, लेकिन जो स्टैम्प से ज्यादा का अमाउंट है वो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, वो बिल ही जीरो हो जाएगा, तो फिर आप कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है बच्चे लोगों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 20 जरूर पढ़ के जाना है। एम्बिग्यूअस बिल क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रमोजरी नोट की क्वालिटीज भी हो और साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो, बराबर। तो होल्डर चाहे तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने, चाहे तो प्रमोजरी नोट माने। बेस्ट एग्जाम्पल है बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट में एक बैंक अपनी ही दूसरी, बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, एक बैंक का ब्रांच, जैसे जोधपुर का ब्रांच है, वो अपने ही बैंक की दूसरी ब्रांच को ऑर्डर करती है पेमेंट करने के लिए। तो एक तरह से जैसे एसबीआई है, अब एसबीआई का जोधपुर ब्रांच कानपुर ब्रांच को ऑर्डर कर रहा है कि भैया आईसीआई को इतना फीस का पैसा दे देना, समझो अगर आपने ड्राफ्ट भेजा है तो दोनों एसबीआई। तो एक तरह से एक पर्सन एसबीआई खुद को ही ये ऑर्डर कर रही है। एसबीआई का एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ऑर्डर करने का मतलब एसबीआई खुद से खुद ही को ऑर्डर कर रही है। तो बच्चा खुद को ऑर्डर करना, जैसे मैं अपने आप को ऑर्डर करता हूं, मैं अपने आप को ऑर्डर करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, तो एक तरह से ये तो प्रॉमिस की तरह हो गया कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। इट मींस ये प्रमोजरी नोट की क्वालिटी रखता है, लेकिन लैंग्वेज से बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगता है। दिस इज कॉल्ड एम्बिगियस। का मतलब ये होता है कि कंफ्यूजिंग है कि हम इसको प्रमोजरी माने या बिल्स ऑफ एक्सचेंज माने, तो इसको हम एम्बिगियस बिल बोलते हैं बच्चों। बैंक ड्राफ्ट बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी बिल के साथ में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लाइक रेलवे रिसिप्ट हो गया, बिल ऑफ लीडिंग, सोगा में आप पढ़ गया है, वो सब अगर अटैच कर दिए आपने, तो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल। क्योंकि
बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सेलर से बायर को जाता है, डीओटी यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी सेलर से बायर को जाते हैं। तो अगर दोनों साथ में अटैच करके भेजे हैं, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल। और अगर आपने सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा है, साथ में डीओटी अटैच नहीं किए हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्लीन बिल। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपली ये आपके यहाँ आकर के जो भी आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है जितने भी हो सकते थे, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो भी हमने यहाँ आकर के पढ़ लिए। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। हमारा अगला सेक्शन है एक्सेप्टेंस का। चलिए तो फटाफट से एक्सेप्टेंस वाले सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। किधर गया भाई, किधर गया, ये रहा। चलिए अब आप लोग जानते हो ये जो वर्ड एक्सेप्टेंस वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होगा कहां पे, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रमोसरी नोट के अंदर अपने को एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता है, एज वेल एज प्रमोसरी नोट में तो नहीं चाहिए, साथ साथ में चेक में भी एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं पड़ता है बच्चों। तो बहुत क्लियर हो गया। ड्रॉई साइन, अब इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चाहिए ड्रॉई उस पर साइन कर दे और उसको होल्डर को डिलीवर कर दे, बराबर। अब साइन में आप चाहो तो एक्सेप्टेड वर्ड लिखो या नहीं लिखो चलेगा, खाली उसके साइन ड्रॉई के उसकी जगह पे होने चाहिए। और आफ्टर एक्सेप्टेंस हमारा जो ड्रॉई है वो बन जाएगा एक्सेप्टेड। अपने को ध्यान में रखना है। अब दो बहुत कमाल के वर्ड आ रहे हैं बच्चों, एक हमारा होल्डर आ गया, एक हमारा एसडीसी आ गया, और एसडीसी के प्रिविलेजेस आ गए जो कि बहुत कमाल के हैं। तो सबसे पहले होल्डर की बात कर लेते हैं। ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू। अब होल्डर कौन होता है? जो बिल को आजकल इन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इवन आरटीपी एमटीपी सब जगह पे है कि भाई आप चेक करके बताओ कि ये बंदा होल्डर है कि नहीं है, ये बंदा एसडीसी है कि नहीं है। तो ऐसा बंदा जो बिल को अपने नाम में रख सकता हो और अपने नाम से पैसा रिकवर करने का राइट रखता हो, वही होल्डर कहलाएगा। अगर एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट किसी चोर को मिल गया, या रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, या मैंने अपने सर्वेंट को बिल दिया संभाल के रखने के लिए, तो भी वो लोग होल्डर नहीं कहलाएंगे। बिकॉज एक तो अपने नाम में नहीं रख सकते, दूसरा अपने नाम में रख भी ले, फ्रॉड करके ले भी ले, तो भी अपने नाम से पेमेंट करने का राइट उनके पास में नहीं है। सो दे आर नॉट होल्डर्स, बराबर। तो होल्डर का मतलब जिसके नाम पे बिल हो और जो अपने नाम से पैसा ले सकता हो। अब इससे भी बढ़िया होता है एचडीसी। अपना एचडीसी बनने के लिए पहले तो होल्डर बनना जरूरी है, मतलब ये दो क्वालिटीज तो चाहिए। उसके अलावा आपने कंसिडरेशन पे किया है, गिफ्ट वगैरह में नहीं मिला है, फोगट में नहीं मिला है, बाकायदा आपने पैसा पे किया है। तीसरा, ये आपने मैच्योरिटी से पहले लिया है। कई बार क्या होता है बच्चों, मैच्योरिटी के बाद भी अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ है तो मैच्योरिटी डेट के बाद भी वो आगे एंडोर्स हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा होल्डर तो बन जाएगा, लेकिन कभी भी एचडीसी नहीं बनेगा। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने लिया है या डॉक्यूमेंट आपने लिया है गुड फेथ में, बराबर, बिना किसी नेग्लिजेंसी के। टाइटल का पता लगा करके कि कहीं डिफेक्टिव टाइटल तो नहीं है, देने वाले ने कोई चोरी वोरी तो नहीं किया, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा गुड फेथ में अगर आपने उस बिल को लिया तो आप एचडीसी बनते हो। तो एक तो आप होल्डर होने चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा गुड फेथ होना चाहिए, और मैच्योरिटी से पहले अगर आपने बिल को लिया है तभी आप एचडीसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। अब बच्चे लोगों, एचडीसी को पूरे लॉ ने बहुत जबरदस्त वाले पावर्स दे के रखे हैं। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको कहा भी था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस पर अपने नोट्स में कई सारे क्वेश्चंस मैंने दे के रखे हुए हैं, अलग से सवाल जवाब वाली बुक में तो है ही है, उसके अलावा हमारे मेन नोट्स की बुक के अंदर भी वहां मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। और खास करके एचडीसी के जो प्रिविलेजेस हैं उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो मैंने स्पेशली क्लास पे कराते वक्त भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट उनको करके जाना, तो उसको जरूर करके जाना चाहिए। चलिए, अगर आप मुझे ऐसा कहेंगे कि भाई मतलब ये तो मैं रिवीजन आपको करा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप लोगों का ये मानना रहता है कि सर एक बार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करा दीजिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी एक वीडियो पूरा आपके लिए बना करके दे दूंगा, जिसमें ये सारे के सारे सेक्शंस के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर। चलिए, तो हर प्रायर पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू एचडीसी। हम जानते हैं कि अगर बंदा एचडीसी है तो अपनी हर प्रायर पार्टी से वो पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। एक एचडीसी से बिल लेने वाला खुद भी एचडीसी होता है। अगर मैं एचडीसी हूं तो मुझसे आगे जो बिल लेगा, जब तक उसने खुद ने फ्रॉड नहीं किया हो या वो खुद ने बदमाशी नहीं किया हो, तब तक एचडीसी से बिल लेने वाला पर्सन जो है वो भी एचडीसी कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया रहेगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि बी ने ए से एक बिल लिया फ्रॉड करके, मतलब बी ने फ्रॉड किया है और ए से बिल साइन करवा लिया, और उसने आगे सी को दे दिया। सी ने बेचारे ने गुड फेथ में ले लिया, उसको नहीं पता कि बी ने ए के साथ चीटिंग करके बिल को लिया और ये एचडीसी है। तो बच्चों लोगों, अगर ये अब बी जो है वो ड्यू डेट पे ए से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो होल्डर भी नहीं है, क्योंकि फ्रॉड करके इसने बिल को लिया, तो अपने नाम से लेने का राइट भी नहीं रखता है। लेकिन सी ने चूंकि एचडीसी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो एचडीसी है, और सी से आगे बिल को जो भी लेगा
डी ई एफ जो भी आगे होंगे वो सारे भी एचडीसी होंगे। लेकिन अगर मान लो सी से डी ने लिया, एचडीसी हो गया। अब डी से बिल आगे ई के पास गया, अब ई ने फ्रॉड करके डी के साथ फ्रॉड करके बिल को लिया, तो फिर ये एचडीसी नहीं होगा बच्चों, अपने को ध्यान रखना है। बाकी एचडीसी से बिल लेने वाला आगे भी एचडीसी होता है, क्लास में पढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि भैया होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइक अ गंगा जल, है ना, एक बार इसके हाथ से बिल आकर के निकल गया तो पुराने जितने पाप रहेंगे वो सारे के सारे पाप मुक्त हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा। आगे वापस अगर कुछ फ्रॉड आता है तो फिर से एचडीसी चाहिएगा अपने को, ठीक है। नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन मेड एंड ड्रॉस विदाउट एनी कंसिडरेशन। बच्चे लोगों, ऐसे तो एकोमोडेशन बिल इस वक्त है नहीं हमारे पास में, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हेल्प करने के लिए एक बिल लिखा जाता है। आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक बिल को लिख दिया, एक्सेप्ट करके आपको दे दिया। अब आपने उसको बैंक से एंडोर्स करवा लिया, जरूरत ये थी कि आप मुझे पैसा वापस देते जो मैं बैंक को देता, बराबर ना। तो अगर आपने मुझे पैसा नहीं भी दिया तो भी बैंक मुझे रिस्पॉन्सिबल कर सकती है, क्योंकि बैंक यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मैं यहाँ पे कहीं पर भी कोई प्रायर पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमने ये बिल विदाउट कंसिडरेशन लिखा था, हमने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। एक बार अगर बिल एचडीसी के हाथ पे पहुंच गया तो फर्स्ट पॉइंट आप पढ़ चुके हो, वो अपनी हर प्रायर पार्टी से अमाउंट रिकवर कर सकता है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, क्लियर। नेक्स्ट, नो प्रायर पार्टी कैन सेट अप अ डिफेंस दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट और ऑब्टेन फ्रॉम हिम बाय एनी ऑफेंस और फ्रॉड। सेम बात बच्चे लोगों, मैंने एक जने के सर पे रिवॉल्वर लगाया और उसको बोला बिल को साइन कर, नहीं तो गोली ठोक दूंगा तेरे सर में। उसने बेचारे ने फटाफट से बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके मुझे दे दिया। अब मैंने यहाँ पे फ्रॉड किया है, मैं एचडीसी तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस बिल को जिसको आगे एंडोर्स किया उसने गुड फेथ में भरोसा करके फुल कंसिडरेशन देके मैच्योरिटी से पहले बिल को ले लिया, तो वो बंदा यहाँ पे बन जाएगा एचडीसी, वो बंदा एचडीसी बन गया, ठीक है। अब ड्यू डेट पर जब ड्रॉई से पैसा मांगा जाएगा, ड्रॉई कह रहा है सर मेरे साथ फ्रॉड किया या रिवॉल्वर लगाया, कोर्जन यूज किया, लॉ कहता है एचडीसी के अगेंस्ट में आपके आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेंगे, उसको तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, फिर भले ही आप जिसने फ्रॉड किया या जिसने अनलॉफुल मींस यूज किया उसके अगेंस्ट केस करो, लेकिन एचडीसी को पैसा देना पड़ेगा, ये डिफेंस भी काम नहीं आएगा, बराबर। HDC gets a valid title to the negotiable instrument though the title of transferor was defective। हम पहले बात कर चुके हैं, इसी एग्जांपल में आपको मैं समझा चुका हूं। देने वाले का भले ही टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन लेने वाले ने वो चारों कंडीशंस पूरी कर दी तो HDC होगा, आपने को ध्यान में रखना है। नो प्रायर पार्टी कैन चैलेंज दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर कंडीशनली और स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मैंने अपने किसी सर्वेंट को बिल दिया जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे एंडोर्स करने का राइट दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल मैंने उसको बोला था कि इस बिल को सिक्योरिटी में रख देना अंदर, उसने लेके मेरे नाम से आगे किसी को एंडोर्स कर दिया और एचडीसी के पास पहुंच गया, तो हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि नहीं हमने तो किसी पर्पस के लिए दिया था या कंडीशनली दिया था। वो बिल एचडीसी के हाथ में अगर गया तो वो पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये चीजें आपको एचडीसी के प्रिविलेजेस में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ध्यान रखोगे, जबरदस्त पॉइंट है। और एचडीसी कैन क्लेम फुल अमाउंट ऑफ इनकम्प्लीट, अपन पढ़ चुके हैं अभी सेक्शन 20 अपन ने पढ़ा था ना, इनकम्प्लीट बिल वाला, स्टैम्प की वैल्यू तक का जो भी पैसा है वो एचडीसी रिकवर कर पाएगा, उससे ज्यादा अगर है तो पूरा बिल इनवैलिड हो जाएगा, अपन ने पढ़ा, वो भी एचडीसी के पावर के अंदर था। लेकिन बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा, इन पर क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं इन दिनों के अंदर, अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर फॉर्जरी है, फर्जी साइन है, जाली साइन है, तो वो डॉक्यूमेंट ही निल एंड वॉइड होता है और वहां एचडीसी को भी कोई पावर मिलने वाले नहीं, कितना ही गुड फेथ कह ले, फुल कंसिडरेशन कह ले, अगर फर्जी साइन है, मेरे फर्जी साइन करके किसी ने बिल बना लिया और आपको आगे दे दिया और आपने गुड फेथ में ले भी लिया, तो भी आपको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे नेमो डेट का प्रोविजन नहीं लगता है ना भाई। नेमो डेट क्या था, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल एज हिमसेल्फ एज, अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो आप अच्छा दे नहीं सकते, लेकिन एनआईए उसका एक्सेप्शन था। लेकिन ये वाला प्रिंसिपल लगेगा अगर किसी चेक में नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग दे रखी है। बच्चे लोगों, चेक में अगर किसी ने क्रॉसिंग करते वक्त यहां पे नॉट नेगोशिएबल लिख दिया तो फिर एचडीसी को भी इसमें पावर नहीं मिलेंगे, इवन दो द चेक इन द हैंड्स ऑफ एचडीसी, तो भी उसको राइट नहीं मिलेंगे, रूल एप्लीकेबल होगा। अब सर ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होती है बच्चे लोगों, विल बी डिस्कस लेटर, इसी रिवीजन सीरीज के अंदर आगे जब हम चेक्स के ऊपर बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट वहां पे कवर हो जाएगा, तो वहां पर इसको पढ़ लेंगे, टेंशन लेने का जरूरत अपने को नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन का एक्ट का नाम ही यही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल ट्रांसफर करना, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन के तरीके, अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो बस डिलीवर कर दो, ये ले भाई तेरा, तू ले तेरा, तू ले तेरा, ये हो गया आगे डिलीवरी से ट्रांसफर। लेकिन अपन पढ़ चुके हैं अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने दीपेश का नाम लिख दिया है,
तो वो आगे नेगोशिएट करे तो उसको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, उस पर अपने साइन करके फिर डिलीवर करना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखने वाले। सर एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? आ जाओ। साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, अगर मैं चाहता हूं उसको दीपेश को ट्रांसफर करूं, तो मैं उसके फेस पर, उसके बैक साइड में बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट हो चुके हैं तो साथ में एक स्लिप अटैच करके वहां अगर मैं किसी का नाम लिख दूं टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय होल्डर, एट प्रेजेंट होल्डर मैं हूं ना, तो अगर उसको मैं आगे नेगोशिएट करने के पर्पज से उस पर साइन कर देता हूं अपने, जैसे मैंने लिख दिया था पे टू दीपेश और अपने साइन कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड सिंपली एंडोर्समेंट। इसको अपन एंडोर्समेंट करना बोलते हैं बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब एंडोर्समेंट के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, दो हमारे वही हो गए। अगर मैंने बगैर किसी का नाम लिखे साइन कर दिया तो दिस इज कॉल्ड ब्लैंक एंडोर्समेंट। अब ब्लैंक वाली जगह पे अगर किसी का नाम लिख दिया गया, दिस इज कॉल्ड फुल एंडोर्समेंट। तो ये बेरर की तरह हो गया। अगर आपने एंडोर्स किया, जैसे मेरे नाम पे बिल था और मैंने पे टू लिख के नाम खाली छोड़ दिया है, तो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, यानी ब्लैंक हो गया। और अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दिया जाता है तो वो फुल एंडोर्समेंट हो जाएगा या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है? एकदम आसान। रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है? अगर मैं लिख दूं पे टू दीपेश ओनली, तो ये आगे नेगोशिएट नहीं होगा और सिर्फ दीपेश को पे होगा। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहां फर्दर नेगोशिएशन पे आपने रोक लगा दिया। ठीक है। कंडीशनल का मतलब बच्चे लोगों को हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट ऐसा जो सर्टेन इवेंट हो, हाँ, तो ऐसा कोई कंडीशनल अपन ने लगा दिया कि ये इवेंट हो तो आप इसको पैसा दे देना, तो ऐसा हो सकता है। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट सर्टेन टू हैपन जो हो उस पर अपन लगा सकते हैं। एकदम अनसर्टेन जो इम्पॉसिबल वाला हो तो नहीं चलेगा, अदरवाइज लगा सकते हैं। पार्शियल एंडोर्समेंट बच्चे लोगों को, पार्शियल का मतलब जैसे 10,000 का एक बिल मेरे पास में है, मैं उसका ड्रॉवर हूं और मैं चाहता हूं कि उसको 5,000 के लिए अपने दो क्रेडिटर को मैं एंडोर्स कर दूं पार्टली पार्टली। तो लॉ कहता है एन एंडोर्समेंट विच प्रिटेंड टू ट्रांसफर ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट, उसका खाली एक अमाउंट ट्रांसफर करूं, बाकी अपने पास रखूं, या दो लोगों को 5,000 के लिए एंडोर्स करूं, लॉ कहता है पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड एट लॉ। अगर पूरा 10,000 का बिल है तो एक साथ पूरे 10,000 के लिए एंडोर्स होगा, पार्टली एंडोर्समेंट हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं है। बराबर। चलिए, सेंस रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दिस एंडोर्समेंट द होल्डर डज नॉट इनकर एनी लायबिलिटी ऑन द बिल एज ऑन एंडोर्सर। अपन पढ़ चुके हैं इसको। अगर कोई पर्सन ए ने बी को बिल दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। अब आप जानते हो ई हमारा एसडीसी है, वो डी सी बी ए सबसे ले सकता है, डी यहाँ पे सी बी और ए से ले सकता है, सी यहाँ पे बी और ए से पैसा ले सकता है। अगर बी ने बिल आगे एंडोर्स करते वक्त लिख दिया है सेंस रिकॉर्ड्स, मतलब विदाउट माई लायबिलिटी, कल को अगर बिल डिसऑनर भी हो गया तो ई हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम डी और सी एज वेल एज फ्रॉम ए। लेकिन बी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने सेंस रिकॉर्ड्स लिख करके अपने आप को लाइबिलिटी से कर दिया है एब्सोल्युटली फ्री। ये आपको सेंस रिकॉर्ड्स में याद रखना है। बराबर। फिर से बता देता हूं बच्चों, ये डिटेल लेक्चर नहीं है हमारा। बराबर। डिटेल में हम लोगों ने सेंस रिकॉर्ड से बात कर रखा है, ये हमारा रिवीजन चल रहा है जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ भाई सेंस रिकॉर्ड्स में क्या था। नाउ सेंस पेरिस क्या है? In this endorsement, endorser does not want to endorse or any subsequent holder to incur any expenses on his account on the instrument। समझिएगा, सेंस पेरिस का मतलब एंडोर्स करने वाला ये नहीं चाहता है कि आगे का कोई एक्सपेंडिचर आप बियर करो, है ना। कल को बिल डिसऑनर हो गया, जैसे सेम यहां हुआ। अब यहाँ बी ने अपने नाम के साथ में सेंस रिकॉर्ड्स की जगह लिख दिया सेंस पेरिस, तो वो क्या कर रहा है कि कल को अगर बिल डिसऑनर होता है तो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे डिसऑनर के, वो आपको आगे बियर करने का जरूरत नहीं है ना। जनरली ये होता है ना कि बियर वही लोग करते हैं, ये कह रहा है वो सारे एक्सपेंडिचर मैं बियर करूंगा, आपको वो एक्सपेंडिचर आगे बियर करने का जरूरत नहीं रहेगा। देखो लिखा है, क्लियर बोल दिया, इन दिस एंडोर्समेंट एंडोर्सर डज नॉट वांट टू एंडोर्स और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि भाई आपको कोई भी इस तरह का एक्सपेंडिचर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कल को अगर बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग का खर्चा लगता है ना, तो वो कह रहा है वो सारे खर्चे वर्चे मैं दूंगा नोटिंग के और फिर मैं अपने आगे वाले से रिकवर कर लूंगा, लेकिन आप लोग को नहीं बियर करना पड़ेगा। ये सेंस पेरिस के अंदर होता है, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। स्पेक्युलेटिव क्या होता है बच्चों? जहां पर्सन अपने राइट को सेक्रीफाइस कर देता है। आप लोग सब जानते हैं जिन्होंने आगे तक पढ़ा हुआ है कि बिल डिसऑनर जब होता है तो हर पार्टी प्रायर पार्टी को इन्फॉर्म करती है, और अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो पार्टी लायबिलिटी से फ्री। तो ये पार्टी अपने नाम के साथ में फेक्यूलेटिव राइट जोड़ती है, मतलब अगर अपने राइट को सेक्रीफाइस कर दिए कि अगर हमको नोटिस नहीं भी मिला डिसऑनर का
तो भी हम बिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हम अपने इस राइट को क्या करते हैं, वेव करते हैं भाई, हम अपने इस राइट को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आप अगर नहीं भी हमको इंफॉर्मेशन दोगे डिसऑनर की, तब भी हम रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड सिंपली स्पेकुलेटिव। अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, कोई टेंशन नहीं। बच्चे लोगों, छोटा सा एक पॉइंट हमारे पास में और आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो क्या बोला है, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू फुल। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके रहिए। द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक may without signature his own name by writing above the endorser signature a direction to pay any other person or endorsee। बहुत सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास में एक बिल है ना, मेरे नाम पे एक बिल बना हुआ है, ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं मैं दीपेश को दे दूं, तो मैंने पेड टू, लेकिन दीपेश का नाम नहीं लिखा, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक एंडोर्समेंट, और यहां मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है, और मैंने दीपेश को दे दिया, डिलीवर कर दिया। अब दीपेश चाहे तो अपना नाम यहां भर दे और फुल एंडोर्समेंट में चेंज कर दे। दीपेश चाहता है इसको आगे रमेश को ट्रांसफर करना, तो बिना खुद का साइन किए वो यहां पे डायरेक्टली रमेश लिख सकता है ना। तो देखने वालों को ये लगेगा कि मैंने डायरेक्टली रमेश को ट्रांसफर किया, ना कि दीपेश को, और दीपेश ने आगे रमेश को किया। तो द होल्डर, होल्डर का मतलब दीपेश, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक, ब्लैंक में जिसके पास आया था, में विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम, खुद का उसने नाम नहीं लिखा, बाय राइटिंग अबव द एंडोर्सर सिग्नेचर, एंडोर्सर मतलब मैं, मेरे सिग्नेचर के ऊपर वो डायरेक्शन दे सकता है किसी और एंडोर्सी का कि भैया इसमें रमेश को पे करो, और इससे क्या होगा, ये जो दीपेश है इसका लायबिलिटी यहां पे खत्म रहेगा, ठीक है। उसका एंडोर्सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। कल को अगर मान लो पेमेंट नहीं हो, तो केस उन्हीं पे होगा जिन पार्टीज का नाम बिल में दिख रहा है, उसमें मेरा दिख रहा है, मेरे से पहले वाली पार्टीज में किसी का होगा तो दिखेगा रमेश ले सकता है हमसे पैसा, लेकिन दीपेश का कहीं पर नाम नहीं है, तो वो लायबिलिटी से फ्री रहेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि हम ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में इस तरह से बदल सकते हैं।